देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो आपकी सफलता है ये शोर मचा दे। देखिए, होता भी यही है कि जब तक आप जो है सक्सेस नहीं हो जाते हैं तब तक जो है आपको कोई नहीं जानता है। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन हर व्यक्ति कहता है कि यार इसको तो मैं बचपन से ही जानता हूँ। तो ये तो आम चीज़ें हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, आज है 20 अप्रैल और आज की वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के सभी उनको डिस्कस करेंगे हम। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व यकृत दिवस को हम 19 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए, लीवर को हम जिगर कहते हैं हिंदी में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि लीवर को हिंदी में क्या क्या कहा जाता है। तो लीवर को हिंदी में हम जिगर कहते हैं। और लीवर जो है मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है इसके बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। और ये जो है शरीर के महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि डाइजेशन यानी कि जो पाचन है इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है लीवर का। और प्रतिरक्षा में, और साथ ही चयापचय और पोषण भंडारण से जुड़ा होता है लीवर। और देखिए, लीवर यानी कि जो आपका जिगर है ये रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को नियंत्रित भी करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता भी है। और रक्त के थक्के में बनने में जो है मदद भी करता है। कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है इसको नियंत्रित भी करता है लीवर। तो लीवर के बहुत सारे रोल हैं, अभी तो ये मैंने आपको कुछ मेन मेन बताया है। बाकी लीवर के बारे में अगर हम चर्चा करने लगे तो कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। तो लीवर के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है 19 अप्रैल का दिन, इस दिन जो है विश्व यकृत दिवस यानी कि विश्व जिगर दिवस या फिर वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। तो जो आपने एक गाना सुना होगा, बीड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है। तो जिगर जो है यकृत को यानी कि लीवर को ही कहते हैं, और खैर उससे कोई आग वगैरह नहीं लगती है। अगला है कि भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे। तो देखिए, आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जल थल और वायु तीनों सेनाओं के चीफ का नाम आपको रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। भारत के नए थल सेना प्रमुख होंगे मनोज पांडे जी। देखिए, जो मनोज पांडे हैं ये 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जो वर्तमान सेना प्रमुख हैं एम नरवड़े यानी कि मनोज मुकुंद नरवड़े, इनकी जगह लेंगे और 1 मई को जो है ये भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। यानी कि 1 मई 2022 से जो है भारत के नए थल सेना प्रमुख बन जाएंगे मनोज पांडे जी। और देखिए, आपको बता दूं ये जो है क्रम से 29वें थल सेना प्रमुख होंगे। और एक सबसे खास बात, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपके मनोज पांडे हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं। देखिए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना ये है कि पूछा पूछा जाएगा कि जो आपके भारत के नए थल सेना प्रमुख हैं यानी कि नए इंडियन आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। तो ये जो है किस क्रम के जो है इंडियन आर्मी चीफ बने हैं, तो ये 29वें इंडियन आर्मी के चीफ बने हैं। याद रखिएगा, शायद आपको भूलेगा भी नहीं अब। अगला है कि किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, जो प्रफुल्ल कर हैं ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा के जाने माने एक संगीतकार थे ये, इनका निधन हो गया हाल ही में। और आपको बता दूं साल 2004 में जो आपके प्रफुल्ल कर हैं इनको जयदेव पुरस्कार और 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और देखिए, जो आपके प्रफुल्ल कर हैं इन्होंने 70 उड़िया और 4 बांग्ला फिल्मों में गाना गाया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन अभी हाल ही में मुंबई में किया गया। और इस संस्करण में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया। देखिए, हुनर हाट से संबंधित बस एक ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि किस क्रम का संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित किया गया। तो जो 40वां संस्करण था हुनर हाट का ये मुंबई में आयोजित किया गया है। 41वां कहाँ पे होगा, अगला अपडेट जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, इन्होंने किस शहर में हाल ही में एक 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया। तो देखिए, ये प्लेस आपका नई दिल्ली रहा। नई दिल्ली में अभी हाल ही में एक 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना अभी प्रतिक्रिया अभ्यास का जो है उद्घाटन किया गया था भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा। और देखिए, इन्होंने यानी कि अजीत डोभाल ने इस जो है साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास में अपना एक स्टेटमेंट दिया
कि भारत के साइबर स्पेस पर किसी भी प्रकार के खतरे का सीधा प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। और इन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति का उल्लेख मतलब किया गया है और सरकार की तरफ से शुरू की गई सभी डिजिटल सेवाओं के महत्व को जो है इन्होंने बताया भी वहाँ पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर सेना कमांडरों का द्विवार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो देखिए, सेना कमांडरों का जो द्विवार्षिक कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है। देखिए, 2 साल में ये एक बार आयोजित होता है, इसलिए इसको द्विवार्षिक कार्यक्रम कहा गया है। और देखिए, अभी हाल ही में जो नई दिल्ली में सेना कमांडरों का जो ये द्विवार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना की वरिष्ठ कमान ने सक्रिय सीमाओं के साथ परिचालन मुद्रा का विश्लेषण किया, संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में खतरों का आकलन किया और क्षमता विकास और परिचालन तैयारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमता शून्य का विश्लेषण भी किया। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 में कितने परसेंट रह गई। तो देखिए, विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में जो अत्यधिक गरीबी दर 2011 में 22.5% थी, तो 22.5% से गिरकर 2019 में ये केवल और केवल 10.2% रह गई। तो इससे संबंधित कुछ आंकड़े मैं आपको और बताऊंगा, ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको जो है कई सारे नंबर मिल जाएंगे। देखिए, भारत में 2011 से 2019 के बीच में अत्यधिक गरीबी की जो संख्या है इसमें कितनी गिरावट आई है, 12.3% की, क्योंकि पहले ये 22.5% था और अब हो गया है 10.2%। ठीक है, तो 12.3% की कुल गिरावट देखने को मिली है 11 से 19 के बीच में। और देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गिरावट है ये शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी। देखिए, प्रश्न एग्जाम में कैसे बनेंगे इन तीनों लाइनों से। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जो आपका विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में जो है गरीबी दर जो है ये सबसे अधिक कब थी, 2011 में थी या 2019 में। तो देखिए, 2011 में सबसे अधिक थी 22.5%, 2019 में ये फिर जो है धीरे धीरे कम हो गई। और एक कंपैरेटिव क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2019 में जो है जो आपका गरीबी रेट है, मतलब दर है, ठीक है, ये शहरी क्षेत्रों में अधिक था या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट जो है ये शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब हैं इनकी संख्या कम हुई है शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा। और देखिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी में 14.7% की कमी आई है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है यहाँ केवल और केवल 7.9% की जो है कमी आई है, यानी कि 14.7% जो है अधिक हुआ, यानी कि इतने परसेंट जो है गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की कमी हुई और शहरी क्षेत्रों में केवल 7.9%। अगला है कि इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं विमल कोठारी। देखिए, जो आपके विमल कोठारी है इन्होंने जीतू भेड़ा का स्थान लिया इस पद पर, जो कि 2018 से इस पद पर काबिज थे। तो याद रखिएगा, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं विमल कोठारी, जिन्होंने जीतू भेड़ा का स्थान लिया है इस पद पर। और अगला है कि द बाय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है राजेश तलवार ने। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पुस्तक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किताब किसके बारे में होगी। लिखा है कि द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक लड़का जिसने संविधान को लिखा। तो संविधान को किसने लिखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया इनकी 131वीं जयंती पर, जो कि भीमराव रामजी अंबेडकर के बचपन की अपनी यादों पर एक तथ्य आधारित नाटक है। ये पुस्तक जो है ये पोनी टेल बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और जो आपके राजेश तलवार हैं इनकी द्वारा लिखी गई ये किताब जो है, देखिए, इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, अभी तो इनकी नई किताब रिलीज हुई है राजेश तलवार की, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, देखिए, इससे पहले इनकी एक किताब आई थी द वेनिसिंग ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
और गांधी, अंबेडकर और फोर लेग्ड स्कॉर्पियन नामक भी एक पुस्तक आई थी, और एक और किताब आई थी औरंगजेब। तो ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, याद रखेगा। देखिए अपने नोटबुक में एक पेज लीजिए, पेज पे जो है लिखिए बुक्स एंड ऑथर। जितनी भी नई किताबें रिलीज होती हैं उनका लेखक का नाम और जितने स्पेशल फैक्ट मैं बताता हूँ उस किताब के बारे में, उसको नोट किया कीजिए ताकि एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी रहे। अगला प्रश्न कि हाल ही में कर्नाटक राज्य ने किसे अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए कर्नाटक राज्य ने भी हाल ही में रॉबिन उथप्पा को अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए भी हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने जो है NIMHANS और नीति आयोग के साथ मिलकर जो आपका जनवरी महीना था, जनवरी 2022, इसमें जो है कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को लॉन्च किया था और अब इसका ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा को बना दिया है। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको हमने ताबड़तोड़ जो है देख लिया। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया था, बताइए। देखिए हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवंशिक विकार होता है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो कल का वीडियो देख के रिवाज कर लीजिएगा। अगला है कि विश्व विरासत दिवस जो है ये इसकी थीम क्या है, बताइए। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस सबसे इंपॉर्टेंट दिवसों में से एक होता है और कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं आप। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया असेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया, बताइए। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता, बताइए। पांचवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि गेहूं के आयात को अभी हाल ही में किस देश ने मंजूरी दी, भारत से। तो देखिए मिस्र ने जो है अभी कहा कि हम भारत से गेहूं खरीदेंगे और भारत ने इसको अप्रूव भी कर दिया कि चलो ठीक है भाई गेहूं खरीद लो हमसे। अगला कि ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कितने मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी में चले जाएंगे। तो देखिए एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है ऑक्सफैम के द्वारा, इसमें पता चला है कि 2022 में कुल 263 मिलियन लोग जो है ये गरीबी में चले जाएंगे यानी कि गरीब हो जाएंगे। और तीसरा प्रश्न कि था कि 8 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.471 बिलियन डॉलर की कमी के साथ कितना पहुंच गया। तो ये पहुंच गया है 604.004 अरब डॉलर। और चौथा था कि हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को देश में 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर किस नाम से टेली कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई। तो देखिए ई संजीवनी नामक एक टेली कंसल्टेशन जो है सुविधा शुरू की गई है हाल ही में। और देखिए पांचवा था कि हाल ही में खबरों में रहा मोस्कावा किस देश का जो है प्रसिद्ध युद्धपोत था। तो देखिए जो आपका मोस्कवा जो है ये आपका रूस का एक प्रसिद्ध युद्धपोत था जिसको यूक्रेन ने भी हाल ही में क्षतिग्रस्त कर दिया यानी कि उसको मार गिराया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।